नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी कैफे में। मैं अंकित सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2। दोस्तों आज हम फिर अपने 25 एनसीईआरटी एमसीक्यूज में बात करेंगे जो कि 1857 के विद्रोह और उसके बाद के प्रशासनिक परिवर्तन को लेकर है। दोस्तों तो आइए वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है जिसे आप दबाना ना भूलें। अर्थात अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं आपका आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। दोस्तों यहां पर हमारे सामने 4 प्रेसिडेंसियों के नाम लिखे हैं, बंगाल, मध्य प्रांत, बंबई और पंजाब। तो दोस्तों इन 4 में से वह कौन से क्षेत्र थे जो कि प्रेसिडेंसियों के रूप में जाने जाते थे। तो दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई और सबसे पहले इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत पर अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप करनी प्रारंभ की। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इन 4 प्रांतों में से वो कौन कौन से प्रांत थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो दोस्तों अगर हम बंगाल की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, बंगाल को प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। बंगाल जो है अंग्रेजों की एक बड़ी प्रेसिडेंसी थी। वहीं अगर हम दोस्तों मध्य प्रांत की बात करें तो मध्य प्रांत दोस्तों किसी भी तरीके से प्रेसिडेंसी का भाग नहीं रहा है। वहीं अगर हम बंबई की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बंबई भी अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी के रूप में जाना गया है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब भी प्रेसिडेंसी के रूप में नहीं था। तो दोस्तों अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें कि इन 4 प्रांतों में से प्रेसिडेंसी कौन कौन से थे तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा बंगाल और बंबई। अर्थात अगर हम ऑप्शन की बात करें तो केवल 1 और 2 या फिर केवल 3 और 4 या फिर केवल 1 और 3 या फिर केवल 1 3 4। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 अर्थात बंगाल और बंबई, केवल यही दोनों इन 4 प्रांतों में प्रेसिडेंसियां थी। एक अलग से अगर मैं प्रेसिडेंसी आपको बताना चाहूं तो मद्रास भी प्रेसिडेंसी के रूप में जानी जाती थी। ये महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां हैं। बाद में आगरा भी प्रेसिडेंसी बनेगी लेकिन वो बात का विषय है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। तो भारत का गवर्नर जनरल यह पद 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत सबसे पहले भारत में सृजित हुआ था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जो कि 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल था, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न है वो है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ऑप्शन देखें तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो दोस्तों 1848 से लेके 1856 तक ये गवर्नर जनरल भारत का रहा है। ठीक है, 1848 से 1856। तो दोस्तों उस हिसाब से ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अगर हम लॉर्ड कैनिन की बात करें तो लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में तो 1856 से लेके 1862 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहा है। दोस्तों मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि लॉर्ड कैनिन 1856 से लेकर 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद 1858 से 1862 में यह भारत का वायसराय रहा। दोस्तों 1858 के अधिनियम में सबसे पहले इस वायसराय के पद का सृजन हुआ। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिन। वहीं अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो समय अवधि थी वो 1828 से 1833 की समय अवधि रही है दोस्तों। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 के दौर में भारत के नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये बंगाल के क्या रहे हैं,
बंगाल के गवर्नर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, बंगाल और भारत दोनों अलग अलग विषय है। अगर भारत शब्द की बात करेंगे तो वो 1833 के बाद का विषय है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो दोस्तों आपको पता है कि 1857 का जो विद्रोह है भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। ये वीडी सावरकर के द्वारा इसे सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसके तात्कालिक कारण की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस के उपयोग न किए जाने के कारण ये विद्रोह भड़का था। तो दोस्तों अगर हम इसके कारण की बात करें कि इसका धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था या फिर सामाजिक कारण, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक कारण। अर्थात हिंदू धर्म के सैनिकों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिए जाने पर अंग्रेजों के द्वारा सख्ती दिखाई गई, जिस पर यह विद्रोह उमड़ पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें कि 1857 के विद्रोह की, तो दोस्तों 1757 के पलासी के युद्ध के पश्चात ही इस विद्रोह की वास्तविक जड़ पैदा हो चुकी थी और 1757 से लेकर 1857 तक अर्थात इस पूरे 100 वर्षों तक लगातार अंग्रेजों के द्वारा शोषण युक्त अपनी निविदाएं लाने के कारण, शोषण युक्त अपने नियम बनाने के कारण, जहां पर लगातार किसानों का शोषण होगा और यहां पर नील की खेती, चाय के बागान, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लगातार भारतीय जनता का शोषण होगा, जो कि बाद में 1857 की क्रांति के रूप में परिणित होगी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक कारण इसका तात्कालिक कारण था। दोस्तों आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का आरंभ। तो दोस्तों अगर मैं 1857 के विद्रोह की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर छावनी का एक सैनिक है, इसके द्वारा चर्बी वाले कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिए जाने पर इसका विरोध किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिस पर इसने अंग्रेज अधिकारी कर्नल बॉग और ह्यूरन की हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे नाम के सैनिक को फांसी की सजा दे दी गई और यह फांसी की सजा ही अंततोगत्वा 1857 की क्रांति के विद्रोह में एक प्रकार से घी डालने का काम करेगी और बाद में 11 मई 1857 को इस क्रांति को प्रारंभ करने का दिन तय होता है। लेकिन एक दिन पूर्व ही अर्थात 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल टुकड़ी द्वारा यानी पैदल सैन्य टुकड़ी द्वारा इस विद्रोह का प्रारंभ होता है। 11 मई 1857 को ये पैदल टुकड़ी मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचती है और वहां पर बहादुर शाह जफर, जो कि तात्कालिक मुगल बादशाह है, उसे गद्दी पर बिठाकर इस क्रांति का बिगुल बजाती है। 1857 की अगर हम क्रांति की बात करें तो 1857 की इस क्रांति का जो नेतृत्व है दोस्तों, ये मुगल बादशाह की ओर से जनरल बख्त खां ने किया था। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरठ की सैन्य टुकड़ी, जो कि 10 मई 1857 को इस विद्रोह को प्रारंभ करती है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला एक है कि मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि 29 मार्च को 1857 को ये जो विद्रोह अर्थात ये जो हत्या हुई बाघ और ह्यूरन नाम के 2 अंग्रेज अधिकारियों की, ये हुई थी बैरकपुर की छावनी के द्वारा। बैरकपुर छावनी का एक सैनिक है मंगल पांडे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये विद्रोह ग्वालियर में हुआ, बिल्कुल गलत है। तो ये विद्रोह जो है यहाँ पर बैरकपुर इसका सही जवाब होना चाहिए। अगर हम दूसरे कथन की बात करें कि 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया, तो बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको भी बताया कि 1857 के विद्रोहियों ने 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया और बाद में इसी बादशाह ने अपने एक अधिकारी जनरल बख्त खां को नेतृत्व करता बनाया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमें पता है कि यहाँ पर कथन 2 ही केवल सत्य है, कथन 1 सत्य नहीं है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे, लेकिन अगर हम बात करें कि परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था,
इस समिति का प्रमुख कौन था? तो दोस्तों मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया, लेकिन इसको पूरी तरीके से एक सैनिक समिति के द्वारा संचालित किया गया और मैंने आपको बताया है कि इस सैनिक समिति का प्रमुख कौन था। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर की ओर से इसका जो प्रमुख बनाया गया था वो दोस्तों जनरल बख्त खां को बनाया गया था। दोस्तों तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनरल बख्त खां। तो दोस्तों यहां पर हमें याद रखना है, ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, हम इन चीजों को केवल इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ताकि आपको फैक्ट बार बार क्लियर होते चले, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत के संबंधित और सबसे ज्यादा जो वेटेज है आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये आधुनिक भारत के से वेटेज ज्यादा से ज्यादा रहेगा। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे। तो कथन 1 है हमारा, यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। कथन 2 हम देखेंगे कि यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। कथन 3 हम देखेंगे कि विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। तथा अगर हम चौथे की बात करें कि विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। तो दोस्तों अगर हम बात करें कथन 1 की, तो यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति में पंजाब, पटियाला, राजपूताना और जितने हैदराबाद ऐसे कई साम्राज्य थे जिन्होंने इस क्रांति पर भाग नहीं लिया। अगर हम बात करें कि यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैला, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह विद्रोह अधिकतम समय तक उत्तर भारत के क्षेत्रों पर ही नेतृत्व करता रहा, दक्षिण तक यह आंदोलन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया। अगर हम बात करें कि विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस विद्रोह को धार्मिक मुद्दा लेकर विद्रोह किया गया, किंतु अगर इसके लिए आगामी सामाजिक विकल्प इसमें कुछ भी नहीं बनाया गया था, ना हमारी कोई आगे की मांगे थी, इस कारण से इसमें थोड़ा सा कंट्रीवर्सन हो सकता है कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो इसकी असफलता की अगर हम बात करें, तो अगर हम चौथे कथन की बात करें कि विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद होना, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये कथन कहीं भी यहां पर जुड़ता नहीं है। तो दोस्तों अगर हम अपने उत्तर की बात करें कि कौन कौन से कथन इसकी असफलता के कारण थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूं, ये जो राष्ट्रवाद शब्द है ये 1857 की क्रांति में पहली बार भारत में फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, जब भारत का नागरिक अपने देश के लिए पहली बार कुछ कर गुजरने की बात करेगा, तो वो 1857 की क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया? दोस्तों हमारे सामने 4 क्षेत्र हैं, तो अर्थात ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब तथा नेपाल के राजा। तो दोस्तों ये 4 साम्राज्यों के नाम यहां पर दिए हुए हैं। इन्होंने, मैं अगर आपको बताऊं तो ये चारों के चारों शासकों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया था। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, लॉर्ड कैनिंग का एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर 1857 की क्रांति में सिंधिया ने विद्रोहियों का साथ दे दिया होता, तो शायद हमें 1857 में ही भारत छोड़कर जाना पड़ता। तो दोस्तों हमें ये कथन भी याद रखना है कि ये कथन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया है कि अगर विद्रोहियों का साथ सिंधिया परिवार दे देता, तो हमें 1857 में ही भारत को छोड़कर जाना पड़ता। दोस्तों ये चारों के चारों शासक भारत के लिए एक प्रकार से दुश्मन माने जा सकते हैं। ये एक प्रकार के जयचंद्र हैं जो कि भारत के लिए दुश्मन का काम कर रहे हैं, और यहां पर इस 1857 के विद्रोह में इन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया। तो दोस्तों अगर हम इसकी उत्तर की बात करें, तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस शहर पर दोबारा कब्जा हुआ, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए अगर हमारे सामने है मेरठ,
तो मेरठ की बात करें तो दोस्तों मेरठ में अगर बात करें तो मेरठ पर कब्जे वाली कोई बात नहीं आती, क्योंकि मेरठ पर यहाँ पर सैन्य टुकड़ी ऑलरेडी अंग्रेजों की बैठी हुई है। तो यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ जरूर हुआ था, लेकिन विद्रोह यहाँ से तुरंत दिल्ली की ओर स्थानांतरित हो गया था। वहीं अगर हम ऑप्शन बी की बात करें झांसी, तो झांसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो झांसी भी एक महत्वपूर्ण विद्रोहियों का केंद्र रहा है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों दिल्ली, और वहीं ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दोस्तों अगर हम इन चारों ऑप्शनों में बात करें कि कौन सबसे पहले दोबारा कब्जा किया गया, तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी दिल्ली। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया था। निकलसन और हडसन नाम के दो अंग्रेज अधिकारियों ने यहां पर विद्रोहियों को कुचलने में सफलता प्राप्त की थी। और दिल्ली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर दोबारा शब्द का उपयोग हुआ है इस प्रश्न में कि दोबारा कब्जा किया गया, तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पर पहली बार कब्जा 1803 ईस्वी में 1803 अर्थात 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के द्वारा पहली बार दिल्ली में कब्जा कर लिया गया है। तो दोस्तों ये बात हमें याद रखनी है। शाह आलम द्वितीय शासक है, तात्कालिक शासक था, और शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली में पहली बार कब्जा कर लिया। इसलिए दोस्तों यहां पर प्रश्न में दोबारा शब्द का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा कथन यहां पर असत्य हो सकता है। कथन देखते हैं तो ऑप्शन ए है तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से लड़े। वहीं ऑप्शन बी है विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया। ऑप्शन सी है मद्रास, बंबई, बंगाल तथा पश्चिम पंजाब विद्रोह से अप्रभावित रहे। वहीं अगर ऑप्शन डी है तो बंगाल के जमींदार विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों बिल्कुल अगर हम यहाँ पे कथन की बात करें तो कथन ए असत्य होगा। अर्थात दोस्तों तात्या टोपे के बारे में आपको जानकारी होगी कि तात्या टोपे एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इन्होंने नाना साहब के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध लड़ा था और इस क्रांति में ये कूदे थे। बाद में इनके मित्र मान सिंह के धोखे के कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया और बाद में 1859 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो दोस्तों ये बात हमें याद रखनी है। तात्या टोपे जो कि कानपुर की ओर से नाना साहब की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। कानपुर को अंग्रेजों ने दिसंबर 1857 को अंग्रेजी सत्ता में विलीन कर लिया था। कॉलिन कैंपेबल नाम का व्यक्ति है जो कि कानपुर में 1857 के विद्रोह को कुचलने में सफलता हासिल कर पाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि नाना साहब की तरफ से युद्ध लड़े थे। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। तो हमारा प्रमुख कारण अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास कथन एक है कि ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण। अगर दूसरे कथन की बात करें तो प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार। वहीं तीसरे कथन की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण हो रहा था। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया कि 1757 के प्लासी तथा 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से को लाकर इसने अपने साम्राज्य को और विस्तारवादी नीतियों पर परिवर्तित करना चालू किया। बाद में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने नई औद्योगिकीकरण व्यवस्था लाकर भारत में नए नए उद्योग स्थापित किए और एक नया समय भारत के लिए यहां पर प्रारंभ होगा। और दोस्तों अगर हम कथन 2 की बात करें तो प्रशासन का निचला स्तर, तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर सही है। प्रशासन का निचला स्तर अर्थात अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लगातार राजाओं और प्रशासकों से यहां पर धन लूटा जा रहा है और ये यहां पर पर्याप्त भ्रष्टाचार है। प्राचीन इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे अगर किसी अंग्रेजी इतिहासकार की अगर हम दोस्तों यहाँ पर पुस्तक पढ़ें तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि इस समय के गवर्नर जनरलों ने लगभग अपने 12 पुस्तकों के लिए धन एकत्रित करके यहाँ से गए थे। तो दोस्तों चाहे उसमें रॉबर्ट क्लाइव हो, वारन हेस्टिंग हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, ये सभी अंग्रेज सेनापति बहुत सा धन अपने लिए अपने साथ लेकर गए थे। तो भ्रष्टाचार व्याप्त था यहाँ पर। अगर लॉर्ड डलहौजी की अवध नीति, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, डलहौजी की विलय नीति ही बहुत बड़ा कारण
हड़प 1857 के लिए एक बड़े कारण के रूप में जानी जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहां पर क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं तथा दूसरा स्थान दिया हुआ है कि किन्होंने कहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। तो दोस्तों हमें पता है ए, नाना साहब। तो अगर हम नाना साहब की बात करें दोस्तों तो हमें पता है कि कानपुर का जो क्षेत्र था वो नाना साहब ने यहाँ का नेतृत्व किया था और 5 जून 1857 को कानपुर में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा। वहीं अगर हम बात करें बेगम हजरत महल, तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो बेगम हजरत महल कहां से थी ये आपको बिल्कुल पता होगा। बेगम हजरत महल की अगर हम बात करें तो ये थी लखनऊ से। वहीं अगर हम बात करें महारानी लक्ष्मीबाई की, तो दोस्तों ये तो बहुत ही प्रचलित नाम है जो आपको पता है कि इनका नेतृत्व था झांसी में। वहीं अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल लखनऊ तथा नाना साहब कानपुर। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया था। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन 2 बिहारी, ऑप्शन 3 गोरखा और ऑप्शन 4 है पठान। दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि इन चारों लोगों में से, इन चारों जातियों में से किन जातियों को लड़ाकू जनजाति घोषित किया गया या लड़ाकू जाति घोषित किया, तो दोस्तों अगर इसका हम राइट आंसर की बात करें तो आपको पता है कि पंजाबी पहले से भी देशों के लिए, अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहने वाले लोग हैं। वहीं अगर हम बात करें गोरखाओं की तो गोरखाओं के नाम से तो गोरखा रेजिमेंट आज भी भारत पर काम कर रहा है। वहीं पठानों की बात करें तो पठान भी स्वयं शुरू से क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोग होते थे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो बिहारी कभी भी बहुत ज्यादा लड़ाई या आतंक के क्षेत्र में कार्य नहीं करते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके सही आंसर होगा तो ऑप्शन सी 1, 3 और 4। तो दोस्तों पंजाबी, गोरखा और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया था 1857 के विद्रोह के पश्चात। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता है यहाँ पर 4 गवर्नर जनरल के नाम, 4 वायसराय के नाम हमारे सामने पड़े हुए हैं। दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1869 से लेके 1872 के समय में ये भारत के वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। 1872 में दोस्तों इनकी हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी। दोस्तों ये याद रखना है लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में ही हुई है 1872 में और चाकू मारकर इनकी हत्या एक अफगान के द्वारा की गई है। वहीं दोस्तों अगर लॉर्ड मेयो के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत में 1872 में ही एक प्रथम बार भारत में जनगणना जो हुई थी वो जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वहीं अगर हम अपना दूसरा ऑप्शन देखें लॉर्ड लिटन, तो दोस्तों 1876 से लेके 1880 का जो शासनकाल है वो लॉर्ड लिटन का शासनकाल था। दोस्तों इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भारत में काम किए। वर्नाकुलर नामक प्रेस एक्ट इनके द्वारा 1878 में लाया गया। वहीं अगर हम बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में हुआ। दोस्तों ये दोनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में भारत में आया और वहीं अगर बात करें दिल्ली दरबार तो 1877 में दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही आयोजित किया गया। हमारा ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के बारे में अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो 1880 से 1884 तक ये भारत के वायसराय रहेंगे और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 जो है पारित होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं लॉर्ड रिपन। और वहीं बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हंटर आयोग जो कि 1882 में बना था, 1882 में हंटर आयोग भी इन्हीं के शासनकाल में बना। वहीं अगर हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन की, तो दोस्तों जो हमारा प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन का आरंभ, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में 1882 में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की बात कही गई।
अर्थात स्थानीय स्वशासन का आरंभ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में हुआ। तो दोस्तों ये फैक्ट हमें याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि लॉर्ड डफरिन की, तो लॉर्ड डफरिन के बारे में दोस्तों आपको पता है कि लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक भारत के वायसराय रहे और इनके शासनकाल में सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो हुआ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेकिन अगर हम प्रश्न की बात करें, स्थानीय स्वशासन का आरंभ, स्थानीय स्वशासन का जनक, तो लॉर्ड रिपन, जो कि 1882 में स्थानीय स्वशासन को जन्म देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए ऑप्शन देखते हैं। सत्येंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगर हम चारों ऑप्शनों की बात करें तो इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है, यानी भारत पर परीक्षा हुई है। भारत की दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में ये जो परीक्षाएं होती थी ये लंदन में आयोजित की जाती थी। प्रारंभ में इसकी उम्र 21 वर्ष थी, बाद में इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया तथा कुछ समय पश्चात ही बाद में पुनः 21 वर्ष किया गया। दोस्तों अगर हम प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। तो यहां पर हमें उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें कि भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून अर्थात इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना, यह मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की है कि ये जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में लागू हुआ। तो दोस्तों 1881 में ये जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट बना, अगर हम इसकी बात करें कि यह किन चीजों से संबंधित था, क्यों लाया गया, तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है बाल श्रम सुधार से, दूसरा महिला श्रम सुधार से, या तीसरा समय के कम करने से, और चौथा है कार्यस्थल पर साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने से। तो दोस्तों अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 जो है छोटे बच्चों के लिए सुधार के लिए था, अर्थात हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अर्थात बाल श्रम सुधार से संबंधित था इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो पुनः देखो दोस्तों यहां पर हमारे सामने एक पुनः क्वेश्चन है इंडियन फैक्ट्री एक्ट का कि भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 और 1891, इन दोनों फैक्ट्री एक्ट के तहत किन औद्योगिक क्षेत्रों में इन्हें लागू नहीं किया गया, यानी कौन से वो व्यापारिक क्षेत्र थे जहां पर इन्हें लागू नहीं किया गया। दोस्तों अगर हम बात करें इस्पात उद्योग तो दोस्तों इस्पात उद्योग में इसे लागू किया गया था। वहीं अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग तो वस्त्र उद्योगों में भी इसे लागू किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के अलावा अन्य फैक्ट्रियां भी भारत में भारतीयों के द्वारा अब धीरे धीरे प्रारंभ की जा रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें चाय तथा कॉफी के बागान उद्योग तो दोस्तों यहीं पर हमें रुकना है और इस ऑप्शन को पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि चाय और कॉफी के जो बागान के उद्योग हैं इन पर पूरी तरीके से अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है और पूरी तरीके से यही इस व्यापार को कर रहे हैं। और अगर हम चमड़ा उद्योग की बात करें तो चमड़ा उद्योग में भी भारतीयों का योगदान है। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शनों में से तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चाय तथा कॉफी के बागान यही उद्योग था जिस पर इन दोनों एक्ट को लागू नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारे सामने है विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता होगा कि अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की तो 1828 से लेकर 1833 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे, बिल्कुल आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। वहीं अगर हम चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 मात्र एक वर्ष भारत के गवर्नर जनरल रहे। वहीं अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन के बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। वहीं अगर हम लॉर्ड
मिंटो की बात करें तो 1807 से 1813 तक दोस्तों ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया इन्होंने। तो दोस्तों ये शब्द याद रखना है हमें कि यहाँ पर लॉर्ड मिंटो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय हैं, चार्ल्स मैटकॉफ भारत के गवर्नर जनरल हैं तथा विलियम बेंटिंग की अगर हम बात करें तो विलियम बेंटिंग बंगाल तथा भारत दोनों के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब हमारे प्रश्न के ऊपर आते हैं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ही भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। इन्होंने समस्त प्रतिबंध अखबारों से हटा लिए थे, इस कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। अगर हम दोस्तों यहां पर थोड़ा सा बात करें लॉर्ड मिंटो के बारे में तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई थी जिसका नाम है अमृतसर की संधि। 1809 ईस्वी में पंजाबी शासकों के साथ, जिसमें पंजाबी शासकों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण संधि की थी अमृतसर की संधि, जो कि 1809 में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। तो हमारा ऑप्शन है मजदूर आंदोलन, ऑप्शन बी भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन, ऑप्शन सी ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, और ऑप्शन डी ईसाई मिशनरियों का दबाव। दोस्तों हमें समझना है यहां पर कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का, अर्थात श्रम सुधारों की अगर हम बात करें तो 1881 का जो एक्ट है, वहीं 1891 का जो फैक्ट्री एक्ट है, अर्थात ये जो दोनों फैक्ट्री एक्ट श्रम सुधारों के लिए बनाए गए, इसमें मूल कारण क्या था, क्या जरूरत थी कि अंग्रेजों ने इसे लागू किया और इसे बनाया। तो दोस्तों अगर हम बात करें मजदूर आंदोलन तो बिल्कुल नहीं, मजदूरों द्वारा ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया गया, ना ही उन्होंने अपने अधिकारों की कोई ऐसी मांग की। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा कोई चलाया गया आंदोलन, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। स्वतंत्रता के आंदोलन जरूर चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर श्रम या मजदूरों के लिए कोई आंदोलन चले, बिल्कुल नहीं। वहीं अगर हम बात करें सी ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव या ऑप्शन डी ईसाई मिशनरियों का दबाव, तो ईसाई मिशनरीज का व्यापार से कहीं कोई संबंध बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटिश उद्योगपतियों। तो ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा यह दबाव बनाया गया कि जो बाल श्रमिक हैं इनको मना किया जाए, क्योंकि दोस्तों अब भारत के लोग भी व्यापारिक दृष्टिकोण में यहां पर भाग लेना प्रारंभ कर देंगे, जिसके कारण उनके लिए नए नए नियमों का प्रतिपादन हो, ताकि उन्हें व्यापार करने में थोड़ा सा कठिनाई हो और अंग्रेज भली भांति प्रकार से इस व्यापार को में उन्हें पछाड़ सकें। तो ऐसी पछाड़ने की गंदी राजनीति के कारण 1881 और 1891 का यह फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था, ताकि भारत के लोग स्वयं अर्थव्यवस्था में आगे न बढ़कर अंग्रेज कंपनियां जो है अर्थव्यवस्था में उच्चतम लाभ को प्राप्त करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। तो 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1857 की क्रांति के बाद सेना का जो पुनर्गठन, अर्थात अंग्रेजों ने जो सेना रखने में जो अब सावधानी बरती है, वह सावधानी कौन कौन सी थी, निम्न चारों सावधानियों में से कौन सी सावधानी असत्य है, ये हमें यहां पर समझना है। हमारा ऑप्शन ए है सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों ये कथन से ही हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा किया गया होगा। 1857 की क्रांति के बाद हिंदू सैनिकों की संख्या कम की गई, क्योंकि अब जो है विद्रोह जैसी स्थितियां पुनः सैनिकों के बीच में उत्पन्न न हो। वहीं अगर बी की बात करें कि भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। देखिए दोस्तों यहां पर फिर से ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहां पर इन्हें पता है कि ये भौगोलिक स्थान है और ये यहां से ये सैनिक महत्व का स्थान है, अर्थात चाहे बंगाल हो, बंबई प्रेसिडेंसी हो, दिल्ली हो या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी हो, इन सभी एरियो पर इन्होंने केवल यूरोपीय सैनिक रखे, अर्थात पूरे राजधानी क्षेत्रों में इन्होंने यूरोपीय सैनिक बिठाए, ताकि यहां पर विद्रोह की स्थिति कभी न बन पाए। वहीं अगर हम सी की बात करें तो अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। दोस्तों इस कथन पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा कि अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा।
दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये कथन असत्य है। अगर हम डी कथन को देखें तो सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भी किया जाने लगा। बिल्कुल सही बात है। उच्च जातियों को यहाँ पर सैनिक नहीं बनाया जाएगा, निम्न जातियों को सैनिक बनाया जाएगा ताकि कोई ऐसा विद्रोही पैदा ना हो। तो दोस्तों अगर हम असत्य कथन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाने लगा। तो बिल्कुल गलत है, कहीं भी अधिकारी वर्ग में उन्हें नहीं शामिल किया जा रहा था, उन्हें केवल जो है एक सैनिक के रूप में स्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखें, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉर्ड लिटन का जो महत्वपूर्ण कार्य था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तथा इसी के शासनकाल में दिल्ली दरबार भी आयोजित किया गया था 1877 में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कथनों पर, तो कथन एक है कि इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आजादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। उसके बाद अगर दूसरे कथन की बात करें, यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था। दोस्तों ये पत्रिका का नाम याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया। अगर तीसरा हम अपना कथन देखें तो इस कानून के द्वारा भारतीय राजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोस्तों अगर हम इसकी सही उत्तर की बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 और 3। तो केवल यही दोनों हैं जो कि सत्य हैं, यानी यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था और इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी वो समस्त रजवाड़े जो कि ब्रिटिशर्स के साथ हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटिशर्स का साथ दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ब्रिटिशों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिशों को मुक्त व्यापार की नीति पे कब लागू किया गया। ऑप्शन हमारे सामने है 1773, 1813, 1858 और 1905। दोस्तों अगर हम 1905 की बात करें तो 1905 में कोई ऐसा अधिनियम, ऐसा कुछ भी लागू नहीं हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे 1905 ऑप्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल हमें पता कर हो जाएगा। अगर हम बात करें 1773 की, तो 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट जारी हुआ था। तो अभी यहाँ पे बात करें, यहाँ पर हमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जानने की जरूरत है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, अपने कार्यों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर सबसे पहली बार ये नियम लेके आएगी। वहीं अगर हम बात करें 1813 की, तो दोस्तों बिल्कुल 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम है, यही वो अधिनियम है जिस अधिनियम के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति पर प्रतिबंध लगाया गया। केवल चीनी और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर समस्त ब्रिटिशर्स के लिए व्यापार के रास्ते यहां पर खोल दिए गए थे दोस्तों। बाद में 1833 के अधिनियम में अंग्रेजों से चीनी और चीन के साथ व्यापार ये भी यहां पर समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों में याद रखना है, 2 शब्द हैं, एक तो चीनी अर्थात शक्कर और दूसरा चीन। ये 2 चीजें हैं जहां पर 1813 में एकाधिकार अंग्रेजों का बचा रहेगा। बाकी सभी से व्यापारिक यहां पर स्थितियां खत्म हो जाएंगी और अब इंग्लैंड का हर व्यापारी यहां भारत पर आकर व्यापार कर सकता है। केवल कंपनी का स्वतंत्र अधिकार नहीं है, यानी पर अब भारत में कई अधिक गुना व्यापारी यहां पर भारत में आएंगे। दोस्तों अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई। कहीं कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको पता है कि अंग्रेजों का जो प्रमुख जमावड़ा रहा है वो सबसे पहला जमावड़ा, यानी अगर हम बात करें कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो वस्त्रोद्योग है वो अंग्रेजों का लाया हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा ही सबसे पहले वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत में काम किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे पहली फैक्ट्री अगर अंग्रेजों की कहाँ लगती है, तो दोस्तों सूरत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी एकदम मिलता जुलता है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन ए सूरत। तो दोस्तों आपको पता है वर्तमान में भी सूरत जो है कपड़ा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है, साड़ी उद्योग के लिए भी सूरत
का नाम सबसे ऊपर आता है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस वस्तु के संदर्भ में लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि दीनबंधु मित्र की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दीनबंधु मित्र एक लेखक हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाम है उसका नील दर्पण। अब ये जो नील दर्पण है इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी किस चीज पर यह पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नील दर्पण पुस्तक है ये नील विद्रोह के संदर्भ में लिखी गई है। दोस्तों नील विद्रोह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1859 से 1860 के बीच में जो बंगाल का नादिया जिला है वहां के गोविंदपुर क्षेत्र में यह नील विद्रोह प्रारंभ होगा। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती किसानों से कराई जाती है, जहां पर किसानों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। और इस नील विद्रोह का जो प्रतिनिधित्व किया था वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नाम के दो लोगों ने किया था। दोस्तों हमें याद रखना है, नील विद्रोह 1859 से 1860 के बीच में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर क्षेत्र से दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के प्रतिनिधित्व में प्रारंभ हुआ था। और इसी पर दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक लिखी नील दर्पण। तो ऑप्शन के हिसाब से हम उत्तर देखते हैं कि ऑप्शन ए है भारत के अब औद्योगिकरण, बी है भारतीय मजदूरों की दशा, सी है महिलाओं की सामाजिक स्थिति और डी है नील उत्पादन कि किसानों के उत्पीड़न से। तो दोस्तों हमारे को उत्तर यहाँ पे सही साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न से संदर्भित था ये नील दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, तो इस अंतिम प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे एक बार कि औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों की बर्बादी के प्रमुख कारण थे। यानी दोस्तों औपनिवेशिक काल अगर हम बात करें तो ये वह समय है जब ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से भारत में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रही है और व्यापार के दृष्टिकोण से भारत अब अपने द्वितीय स्टेज को प्राप्त कर चुका है, यानी द्वितीय पीढ़ी में आ चुका है। अब व्यापार जो है भारत में बहुत ही तेजी से चल रहा है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के बाद दोस्तों भारत में बहुत से व्यापारिक परिवर्तन है, जिसमें रेल उद्योग, डाक खाना और भांति भांति के परिवर्तन भारत में आएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर भारतीय कृषकों की बर्बादी का कारण पूछा जा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहली बात है उच्च भू राजस्व। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उच्च भू राजस्व यहाँ पर था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा ज्यादा से ज्यादा किसानों से ऋण वसूला जाता था ताकि वह अपने घाटे को इस जगह से फिल कर पाए। वहीं अगर बात करें नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति, तो बिल्कुल दोस्तों राजस्व संदर्भ में भी अंग्रेजों ने कई प्रकार की विखंडित नीतियां बनाई जो कि बहुत ही अपन ये कह सकते हैं कि वो नीतियां कहीं भी भारत के किसानों के लिए कारगर नहीं थी। वहीं अगर हम बात करें कृषि का वाणिज्यीकरण, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वाणिज्यीकरण कृषि हो रही थी, यानी यहाँ पर अब ऐसी फसलें बोई जा रही थी जिनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सके, अर्थात नील, चाय, कॉफी वगैरह वगैरह जो जितने भी ऐसे लोग हैं अगर अपन बोल सके तो ऐसी खेती की जा रही थी जिससे हम अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सके, यानी गेहूं और चावल के प्रति उतना ज्यादा आकर्षण नहीं था। तो इस कारण से भी कृषकों की बर्बादी का ये कारण था। वहीं अगर बात करें कि अब औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो अगर इसकी बात करें तो फिर से पुनः इसका औद्योगिकरण यानी नए नए कारखाने स्थापित होने के कारण चूंकि अब किसान वर्ग क्या है मजदूरी की ओर बढ़ रहा है, चूंकि उसे किसानी में उतने प्रॉफिट नहीं हो रही है, ये भी किसानों की बर्बादी का कारण है। धीरे धीरे किसान खेती करना ही छोड़ रहे हैं, जिस कारण से ये भी एकमात्र कारण रहा है भारतीय कृषकों की बर्बादी का। दोस्तों अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 25 एनसीईआरटी के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी संविदा ग्रेड 1 की परीक्षा में जिन बच्चों ने भी इतिहास विषय से जो तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर महीने के लास्ट में अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक हम अपने इसी चैनल पे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिदिन लेकर आएंगे। लगभग 800 प्रश्नों का इतिहास का संग्रह हम आगामी परीक्षा के लिए लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको लगातार इसी प्रकार से नए प्रश्नों के बंडल उपलब्ध कराता रहूं और ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने इस मेरे वीडियो को देखा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंकित सिंह आपका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।